मोदी 3.0 में लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन का कैसे ख्याल रखा गया है, ये कल तस्वीर सामने आ चुकी है। अब ओबीसी वर्ग की अगर बात करें तो 27 चेहरे आपको इस कैबिनेट में दिखाई देने जा रहे हैं। सवर्ण समाज से 24 चेहरों का प्रतिनिधित्व, एससी समाज से 10, एसटी समाज से 5 और अल्पसंख्यक 5 आपको इस कैबिनेट में दिखाई देंगे। कास्ट कॉम्बिनेशन जो पूरे मंत्रिमंडल में दिखाई देगा वो इस वक्त हम फैक्टर आपके सामने रख रहे हैं। मोदी 3.0 में अब महाराष्ट्र से क्या तस्वीर है वो आपको बता दें। 6 मंत्री बनाए गए हैं और महाराष्ट्र का कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो जरा आप देखिए। नितिन गडकरी नागपुर से जीत कर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय ये संभाल रहे थे, इस बार भी कैबिनेट में शामिल हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पीयूष गोयल की अगर बात करें, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से जीत दर्ज करके आप मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुरलीधर मोहोल पुणे से जीत कर आए, मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व। रक्षा खड़से युवा नेता मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रताप राव जाधव शिवसेना के नेता बुल्ढाना से जीत कर आए, आप भी मराठा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये दिलचस्प बात है। मुरलीधर मोहोल और प्रताप राव जाधव पुणे और बुल्ढाना साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो दोनों ही मराठा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 चेहरे इस बार इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे भी कारण रहा होगा, रामदास आठवले पहले भी थे अब भी हैं, दलित समाज से आने वाले राज्यसभा सांसद, ये भी मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। देवेंद्र सा, एक छोटा रिएक्शन इसके ऊपर। ये मराठा समाज से 2 चेहरे में दिखाई दे रहे हैं, एक बीजेपी एक शिवसेना। या बिल्कुल, दोनों का ही वो साधना है और मराठा एक कंसर्न है। मराठा रिजर्वेशन के बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार ग्राउंड पर किस प्रकार का माहौल है। अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता है, उसे साधने की कोशिश नज़र आ रही है इस मंत्रिमंडल के द्वारा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही अब आगे विधानसभा चुनाव को देखना है, इसी साल चुनाव होने हैं, तो उसके लिए वो ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं और उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की गई महाराष्ट्र में, ये कैसे सबको एड्रेस किया जाए। हालांकि एनसीपी अजीत पवार की गुट का उसमें नहीं रहना निश्चित तौर पे गठबंधन के लिहाज से देखें तो कार्यकर्ताओं तक नीचे कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और इसमें चिंता भी जो है, पहले एनसीपी अजीत पवार को ही ये सॉल्व करनी है। देवेंद्र फडणवीस को इस काम पर लगाया गया, लेकिन कितने वो रिजॉल्व हो पाई है सिचुएशन, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश की एक बार बात कर लेते हैं, जरा मध्य प्रदेश का भी इक्वेशन आप सामने रखें। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से प्रचंड जीत के साथ ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, आप भी इसी समाज से आते हैं, गुना से इन्होंने भी जीत दर्ज की। दोनों ही कैबिनेट में चेहरे दिखाई देने जा रहे हैं। वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ से इन्होंने जीत दर्ज की, एससी समाज से आते हैं। सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके, ये 2 नाम। और यानी अगर आप इसमें हिस्सेदारी की बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी ये तीनों वर्ग दिखाई देता है। अगर मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगड़ी जाति इसमें कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है शिवराज सिंह चौहान, ये पहले से ही तय था कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पहले चर्चा ये थी कि संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब इनका कैबिनेट में शामिल होना ये एक इशारा करता है कि कोई बड़ा पदभार दिया जाएगा शिवराज सिंह चौहान को। बात मध्य प्रदेश की हुई, जरा एक छोटा सा रिएक्शन। एक जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है देवेंद्र, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यहाँ पर अगड़ी जाति का कोई प्रतिनिधित्व फिलहाल दिखाई नहीं देता। या पिछली बार सरकार की अगर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर चेहरे के तौर पर थे, लेकिन इस बार कोई वैसा फेस नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न बीजेपी के लिहाज से नहीं है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव के नतीजे हों या लोकसभा चुनाव के नतीजे हों, कि वहाँ पर संगठन किस कदर मजबूत है। लेकिन संभव है कि आगे कभी जब भविष्य में एक्सपेंशन हो तो उस चीज़ को दूर किया जाए। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा ऑलरेडी फॉरवर्ड कम्युनिटी से हैं, तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा शायद उस फैक्टर पर विचार नहीं किया गया। और इसमें आप देखें तो इस मंत्रिमंडल में एलाइज के चलते एक बड़ा कंस्ट्रेंट था भी पिछली बार की तुलना में। इसके चलते आप देख रही हैं कि 2014 या 2019 में जो मंत्रिमंडल पहली बार में बना था और 2024 में जो पहला बना है, तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है उन दोनों की तुलना में। और वो उसकी बड़ी वजह ये है कि जब आपको इतने सारे एलाइज को एकोमोडेट करने हैं तो फिर थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ अपने हिस्से का करना ही पड़ता है।
मीनाक्षी। जी देवेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अभी मंत्रालयों का बंटवारा होना बाकी है। ये हालांकि बंटवारा हो चुका होगा, हमें जानकारी मिलनी बाकी है, हम ये भी कह सकते हैं। इंतजार करते हैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका।